हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नदियाड़ में हुआ था। वह खेड़े जिले के करमसद में रहने वाले झावेरी भाई पटेल की चौथी संतान थी। उनके माता का नाम लाड़भाई पटेल था। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो यह देखा गया है कि उनकी स्कूलिंग पूरी होने में काफी समय लग गया था। उन्होंने 22 की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले सके। उस दौरान खुद से पढ़कर जिलाधिकारी परीक्षा में बैठने की अनुमति थी, जिसके चलते सरदार पटेल ने उधार की किताबें ली और जमकर घर पर पढ़ाई शुरू कर दी। उस परीक्षा में उन्होंने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। उनका सपना लॉयर बनना था, जो कि इंग्लैंड जाकर ही पूरा होता। लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए 1910 में वह इंग्लैंड चले गए। उन्हें कॉलेज जाने का अनुभव नहीं था, लेकिन वह पढ़ाई में इतने होशियार थे कि उन्होंने 36 महीने के लॉ कोर्स को महज 30 महीने में पूरा कर लिया। इंग्लैंड से लॉ पढ़कर 1913 में सरदार वल्लभ भाई पटेल वापस इंडिया लौटे। तब वह अहमदाबाद लॉ की प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी। जल्द ही वह सबका मन जीत लिए और अहमदाबाद से सफल बैरिस्टर भी बन गए। उनका लॉ के प्रति ज्ञान देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बड़े पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन सरदार जी ब्रिटिश कानून के विरोधी थे, जिसके चलते वह अंग्रेजों के साथ काम करने को साफ मना कर दिया। सरदार पटेल बचपन से ही अन्याय होते नहीं देख सकते थे, जिसका उदाहरण हमें उनके स्कूली दिनों के दौरान ही पता चल गया था। उनके स्कूल में किताबों का व्यापार होता था, जिसके चलते स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वह किताबें स्कूल के टीचरों से ही खरीदे, बाहर से नहीं, जिसका विरोध पटेल ने शुरू कर दिया और सारे स्टूडेंट्स को स्कूल से किताबें ना लेने के लिए प्रेरित किया। इसके चलते स्कूल में टीचरों और स्टूडेंट्स के बीच जंग छिड़ गई और स्कूल 5-6 दिन तक बंद रहा। इस संघर्ष के बाद सरदार की जीत हुई और स्कूल में टीचर्स के तरफ से किताबें बेचने का सिलसिला खत्म हुआ। इतने छोटे उम्र में उनका यह कदम ये साबित करता है कि वह बड़े होकर कैसे भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाएंगे। 1917 में पटेल गांधी के संपर्क में आए और उनकी विचारधारा से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने उसी समय फैसला लिया कि वह गांधी के कट्टर समर्थक बनेंगे और गांधीवादी सिद्धांतों पर चलेंगे। सरदार पटेल गांधी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे, जिसके चलते खेड़ा आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा, तब वहां के किसान ने ब्रिटिश सरकार से टैक्स रिडक्शन के लिए मदद मांगी, जिसको ब्रिटिश सरकार ने देने से साफ मना कर दिया। ऐसे समय में गांधी खुद सामने आकर अनजस्ट रेवेन्यू पॉलिसी का मुद्दा उठाए, पर क्योंकि वह पूरे समय खेड़ा खंड में नहीं रह सकते थे, उन्हें एक ऐसे सपोर्टर की जरूरत थी जो कि सत्याग्रह आंदोलन को बरकरार रखे और अपना दिन रात आंदोलन की सफलता के लिए दे दे। सरदार पटेल खुद समय की जरूरत को देखकर आगे आए और अपने लीडरशिप के अंदर खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन को जारी रखा। खेड़ा सत्याग्रह के तहत पटेल और उनके साथी ब्रिटिश के टैक्स और रेवेन्यू पॉलिसीज के खिलाफ मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने खेड़ा, बरसार और बरदोली के विभिन्न कास्ट कम्युनिटीज के किसानों को इकट्ठा किया और नो टैक्स कैंपेन की रैली में शामिल हुए। उस साल सूखा के कारण वैसे ही फसल नहीं हुई और किसान के पास गवर्नमेंट को देने के लिए टैक्स के पैसे भी नहीं थे। पटेल अपने आंदोलन के जरिए उस साल के टैक्स को कम नहीं बल्कि रद्द कराना चाहते थे, जो कि काफी संघर्ष के बाद सफल भी हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस साल के टैक्स को रद्द ही नहीं किया, बल्कि अगले साल के टैक्स रेट को भी कम किया। खेड़ा आंदोलन सरदार के जीवनकाल का सबसे पहला और बड़ा अवसर था, जिसके थ्रू वह आजादी के लड़ाई में अपना कदम रखे। इससे दो बात सामने आती है। पहला कि सरदार पटेल की जिंदगी में गांधी बहुत अहम भूमिका निभाए थे, और दूसरा कि वो इस आंदोलन से ऐसे मंच गए थे कि उन्होंने बाद में बड़ी बड़ी आंदोलनें बखूबी चलाई और गांधी के बहुत खास सहायक बन गए। उनकी भूमिका खेड़ा सत्याग्रह में काबिलियत तारीफ थी। कुछ साल बाद 1928 में पटेल के सामने खेड़ा सत्याग्रह से मिलता जुलता मसला सामने आया। बारदोली तालुका में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू रेट को 30% बढ़ा दिया था, वह भी बिना यह सोचे कि 1925 में गुजरात में फ्लड और सूखा पड़ा था। वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही थी, तो वह अपनी परेशानी लेकर कांग्रेस के पास पहुंचे।
कांग्रेस ने फिर बारदोली इंक्वायरी कमेटी बैठाई, यह जानने के लिए कि क्या सच में 30% लैंड रेवेन्यू बढ़ाया जाना चाहिए। बरदोली इंक्वायरी कमेटी गांव-गांव जाकर सर्वे की और समझा कि जो 30% रेवेन्यू बढ़ाने की बात चल रही है, वह मांग बिल्कुल जायज नहीं। फिर वहां के लोगों के मांग पर वल्लभ भाई पटेल को बुलाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल ने नन कोऑपरेशन और चौरी चौरा आंदोलन के चलते ये समझा था कि जनता शुरुआत में तो आंदोलन में एक्साइटेडली पार्टिसिपेट करते हैं, पर जब पुलिस का दबाव पड़ता है तो वह ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहते और धीरे धीरे उनकी भीड़ या तो गायब होने लगती है, नहीं तो वह हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन को जलाने का वाक्य देख सकते हैं। पुलिस का दबाव पड़ते ही वहां के लोग हिंसक हो गए और गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेना पड़ा वापस। पटेल नहीं चाहते थे कि बरदोली सत्याग्रह में भी कुछ ऐसा ही हो, इसलिए उन्होंने रिलीजियस लीडर को बुलवाया और वहां के लोगों से कसम खिलवाई कि जब तक मूवमेंट खत्म नहीं होगी वह लैंड रेवेन्यू का पेमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि लोग धर्म और भगवान पर विश्वास रखते थे, वल्लभ भाई पटेल ने इसी के मदद से सत्याग्रह में जुड़े रहने का उपाय लगाया। बरदोली की जनता और वल्लभ भाई पटेल अब इस सत्याग्रह के लिए तैयार थे और जनवरी 1928 में बरदोली सत्याग्रह शुरुआत हो गई। सत्याग्रहों ने सबसे पहले गवर्नमेंट के एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनवाने की डिमांड की, जिसमें यह जांच होना था कि लैंड रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए या नहीं, और अगर बढ़ाना चाहिए तो कितना बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा वल्लभ भाई पटेल ने 13 वर्कर्स का कैंप भी सेट किया, जिसको वह बिल्कुल मिलिट्री सेटअप दिए। वह इस सत्याग्रह को सिर्फ बरदोली में सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि पूरे देश में इसकी गूंज सुनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि लोग बारदोली के बारे में जानें और उसके समस्याओं से परिचित हो, इसलिए उन्होंने बारदोली सत्याग्रह पत्रिका भी शुरू की। वल्लभ भाई पटेल भले ही बारदोली के लोगों से रेवेन्यू ना देने की कसम खिलवाए थे, लेकिन उसके बाद भी वह वहां के लोगों पर लगातार नजर रखते थे। उन्होंने एक इंटेलिजेंस विंग भी बनाया था, जिसमें वह टेनेंट्स के ऊपर नजर रख रहे थे कि वह दबाव में आकर लैंड रेवेन्यू ना दे दे। अगर वह कसम तोड़ दे तो उन्हें सोशली बॉयकॉट कर दिया जाएगा। बारदोली सत्याग्रह के सपोर्ट में के.एम. मुंशी और लालजी नारंग बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिए। जब सत्याग्रह बहुत तेजी पकड़ ली, तब गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स लेना शुरू कर दिए। वह मारपीट से लेकर जमीन को जब्त तक करना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, वहां के पुलिस लोगों के पालतू जानवरों को भी ले जाने लगे। उसके बावजूद भी सत्याग्रहों ने नॉन वायलेंट मीन्स को कंटिन्यू रखा। बात इतनी बिगड़ गई थी कि वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट तक करने की बात चलने लगी। अगर ऐसा होता तो बारदोली सत्याग्रह दिशाहीन हो जाती। हालात बिगड़ता देख गांधी जी भी वहां सपोर्ट के लिए आ गए। इन सब से गवर्नमेंट की हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि सत्याग्रही अपने आंदोलन से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कोई और चारा नहीं था, जिसके चलते उन्हें रिवाइज्ड असेसमेंट के लिए इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल सेटअप करना पड़ा। इस असेसमेंट के लिए गवर्नमेंट ने मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड को चुना, जो कि गांव-गांव जाकर किसानों से बात की और रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के तहत मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड ने 30% के जगह 6.03% लैंड रेवेन्यू हाइक की रिकमेंडेशन दी। यह वल्लभ भाई पटेल और बरदोली सत्याग्रह के लिए बहुत बड़ी जीत थी। वल्लभ भाई पटेल इसी प्रकार अपने लगातार संघर्षों से गुजरात के बहुत प्रसिद्ध नेता बन गए। बारदोली सत्याग्रह के सफलता के बाद उन्हें वहां के लोगों ने सरदार नाम से भी नवाजा। उनको इस नाम से पहले बार बुलाने वाली एक महिला सत्याग्रही थी, जो बरदोली की चलती मीटिंग के बीच खड़े होकर चिल्लाई कि तुम हमारे सरदार हो, जिसके चलते वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर नेहरू से ज्यादा पकड़ पटेल की थी। उनके काम का सब काफी प्रशंसा करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लोकप्रियता पूरे देश में इस कदर थी कि जनता उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा को सम्मान देते हुए वह प्रधानमंत्री के दौर से पीछे हट गए और नेहरू जी को समर्थक देते हुए उन्हें देश के पहला प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। जब देश आजाद हुआ तो वह देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ देश के पहले होम मिनिस्टर भी बने।
होम मिनिस्टर के पद पर जो सबसे पहला काम उन्हें सौंपा गया था वह यह था कि उनको सारे राज्यों के भारत में मिलाने का यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना था। आजादी के पहले हिंदुस्तान में लगभग 500 से ऊपर छोटे बड़े रियासतें थे। इन रियासतों के रक्षा और विदेश मामलों को ब्रिटिश सरकार खुद देखती थी। राजाओं को बंदी बंधाई रुपए मिल जाते थे। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, जिसके तहत आजादी के बाद इन राज्यों को या तो भारत या तो पाकिस्तान में जुड़ जाना था। लेकिन कोई भी राज्य भारत से जुड़ना नहीं चाहता था। या तो उन राज्यों को इंडिपेंडेंट स्टेटहुड चाहिए था या तो उन्हें पाकिस्तान से जुड़ना था। राज्यों को एक साथ जोड़ना काफी नामुमकिन काम था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्यों को मनाने में और भू राजनीतिक एकीकरण में जुट गए थे। उन्होंने प्राइवी पर्स पॉलिसी को भी लागू किया, जिसमें कि रियासतों के परिवार को भारत के साथ जुड़ने के लिए धनराशि मिलता। वह राजाओं को हमेशा एहसास दिलाए कि उनके अलग राज्यों का सपना देखना नामुमकिन है। ऐसा नहीं था कि राज्यों को जोड़ने का काम उन्होंने आजादी के बाद शुरू की, बल्कि सरदार पटेल आजादी के ठीक पहले पीवी मेनन के साथ मिलकर कई देसी रियासतों को भारत में मिलाने का काम शुरू कर दिए थे। उनके लगातार मेहनत और बुद्धिमत्ता के कारण 15 अगस्त तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़ बाकी सारी रियासतें भारत से जुड़ चुकी थी। जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ जब विद्रोह हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चले गए और जूनागढ़ भारत से मिल गया। और जब हैदराबाद के निजाम ने भारत से जुड़ने का प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो सरदार ने वहां सैनिक भेजकर निजाम से आत्मसमर्पण करा लिया। इसे सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो का नाम दिया। पटेल ने बिना खून बहाए इस काम को सफलतापूर्वक किया और 565 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को एक करके पूरे विश्व में इतिहास बनाया। उन्होंने सभी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया और न्यू मॉडर्न इंडिया का नींव रखा। भारत को एक करने का जज्बात, उनकी अद्भुत कूटनीतिक कला और अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत ने उनको आयरन मैन नाम से नवाजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सच्चे देशभक्त थे जो कि छुआछूत, वर्ग भेदभाव, जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। उनकी कई ऐसी खूबियां थी जिसके वजह से वह अच्छे लीडर बनने में सफल हुए। वह काफी डिसिप्लिन्ड और क्विक डिसीजन मेकर थे। उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स काफी अच्छी थी, जिसका प्रमाण हमें प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेशन से मिलता है। कांग्रेस के बेहद करीबी लोग अक्सर उनके काम करने के तरीके और अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का विरोध करते थे। उन्हें एंटी मुस्लिम, एंटी लेफ्ट विंग के सपोर्टर कहा जाता था। उन्हें कट्टर हिंदुत्व सपोर्टर भी मानते थे। ऐसे कहते हैं कि 1929 लाहौर सेशन में गांधी के बाद सबसे तगड़े दावेदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। लेकिन उनके एंटी मुस्लिम सिद्धांत के चलते गांधी जी ने उन्हें उनका नाम वापस ले लेने को कहा। इतिहासकारों का माने तो यह कहा जाता है कि यदि वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते तो चाइना और पाकिस्तान के युद्ध में भारत की ही जीत होती। कुछ इसी तरह की कंट्रोवर्सीज उनके लाइफ से जुड़ी हुई थी। साल 1950 के शुरुआत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे। इसके बाद 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जिस लगन से भारत के आज़ादी के लिए लड़े और बिखरे हुए भारत को जोड़े, वैसा जज्बा आज के समय में देखने को नहीं मिलता।